नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो आप सभी की तैयारी को ही और भी बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के विज्ञान के प्रश्न, जो आपके 29 दिसंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए हैं। ये प्रश्न आपकी जो आगामी परीक्षा है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य कब ऋणात्मक माना जाता है? विकल्प है कि जब बल शून्य होता है, जब कोई विस्थापन नहीं होता है, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है, जब बल विस्थापन की दिशा में कार्य करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, कि जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, तो कार्य तब ऋणात्मक होता है जब बल वस्तु के विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है। कार्य का सूत्र क्या होता है? आप सभी को पता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण। यदि थीटा 180 अंश हो तो बल विपरीत दिशा में, तो कॉस 180 अंश का मान कितना होता है? -1, यानी कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक कार्य होने पर बाहरी बल ऊर्जा खर्च करता है और गतिज ऊर्जा घटती है। उदाहरण, ब्रेक लगने पर घर्षण बल गति के विपरीत कार्य करता है, इसलिए किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि कार्य कैसी राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है जो बल और विस्थापन पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है, किसी परिनालिका में प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ाने पर परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। दूसरा विकल्प है, किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। तीसरा विकल्प है, किसी विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। और चौथा विकल्प है कि तार का प्रतिरोध बढ़ाने पर परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, किसी परिनालिका में प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ाने पर परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n जितनी अधिक होगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी एवं समानांतर होती हैं, वृत्ताकार नहीं। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B अनुक्रमानुपाते I होता है। यह विद्युत धारा की तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, और धारा स्थिर व फेरों की संख्या स्थिर होने पर तार का प्रतिरोध बढ़ाने से धारा कम होती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती है। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको इस एक क्वेश्चन में आपको दिए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मानव निर्मित कचरे तथा अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन में सहायक नहीं होगी? विकल्प है, अपशिष्टों को मुक्त करने से पहले उनका उपचार करना। 3R, यानी कि R का मतलब क्या होता है? पहले R का मतलब रिड्यूस, दूसरे का रीयूज और तीसरे का रिसाइकल का पालन करना, यानी कि 3R का पालन करना। मिट्टी में प्लास्टिक को लैंडफिल करना, या फिर एक दूसरा दिया गया है ऑप्शन आपका वर्मी कंपोस्टिंग। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। सही विकल्प है आपका विकल्प सी, मिट्टी में प्लास्टिक को लैंडफिल करना। ठीक है, तो मानव निर्मित कचरे तथा अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन में यह जो विकल्प है यह सहायक नहीं होगी। अपशिष्टों को मुक्त करने से पहले उनका उपचार करना जल, वायु और मिट्टी प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है। 3R जो है इसका पालन करना प्राकृतिक संसाधनों की बचत एवं अपशिष्ट की मात्रा कम करने में सहायक होता है।
मिट्टी में प्लास्टिक को लैंडफिल करने से मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है और अपघटित न होने से पर्यावरण भी प्रदूषण बढ़ता है। वर्मी कंपोस्टिंग जैविक कचरे को खाद में बदलती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो आपने जाना कि कौन सा हमारे अपशिष्टों के प्रबंधन में सहायक नहीं है, तो वो है मिट्टी में प्लास्टिक को लैंडफिल करना। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न संतति की प्रमुख विशेषता को संदर्भित करता है? विकल्प है कि वे बीज से उगाए गए पौधों की तुलना में सदैव धीमी गति से बढ़ती है, वे आनुवांशिक रूप से मूल पौधे के समान होती है, उन्हें विकसित होने के लिए निषेचन की आवश्यकता होती है, वे मूल पौधे के से आनुवांशिक रूप से भिन्न होती हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी कि वे आनुवांशिक रूप से मूल पौधे के समान होती हैं। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है? इसमें पौधे के शरीर के शाखीय भागों जैसे कि तना, जड़, पत्ती आदि का उपयोग होता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के युग्मक निर्माण या निषेचन की आवश्यकता नहीं होती। इससे एक समान गुणों वाले पौधों की बड़ी संख्या में उत्पत्ति कम समय में हो जाती है। तो कायिक प्रवर्धन से प्राप्त पौधे बीजों की तुलना में अधिक जल्दी बढ़कर फल और फूल दे सकते हैं। यह प्रक्रिया रोग मुक्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले पौधे के उत्पादन में सहायक होती है। तो ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, जटिल स्थायी उत्तकों की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। तो आपके विकल्प हैं, जटिल स्थायी उत्तक समान प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जटिल स्थायी उत्तक सरल स्थायी उत्तकों से बने होते हैं, जटिल स्थायी उत्तक विभिन्न प्रकार की कोशिका से बने होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। चौथा विकल्प है कि जटिल स्थायी उत्तक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं जो समान कार्य करते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, जटिल स्थायी उत्तक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। पहला पॉइंट है कि स्थायी उत्तक वे उत्तक होते हैं जिनकी कोशिकाएं विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करने लगती हैं। और स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल स्थायी उत्तक और एक होता है जटिल स्थायी उत्तक। तो सरल स्थायी उत्तक समान प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और वे एक ही कार्य करते हैं। वही बात करें जटिल स्थायी उत्तक की, तो ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, जटिल स्थायी उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सी प्रक्रिया पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग के पहुंचने के बाद आरंभ होती है? विकल्प है पंखुड़ियां चौड़ी होकर खुलती हैं, दूसरा विकल्प है कि यह सीधे बीज के रूप में विकसित होता है, तीसरा विकल्प है पत्तियां तुरंत प्रकाश संश्लेषण आरंभ कर देती हैं, और चौथा विकल्प है कि ये एक पराग नली वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचती है। तो आपको बताना है, इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी कि एक पराग नली वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचती है। ठीक है, तो परागकण के बाद यानी कि पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, परागकण वर्तिकाग्र पर चिपकता है और अंकुरित होता है, और फिर परागकण के अंकुरण से एक पराग नली बनती है जो वर्तिका के अंदर से बढ़ती है। पराग नली अंडाशय तक पहुंचती है और बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नली के माध्यम से नर युग्मक बीजांड तक पहुंचता है जहां पे निषेचन होता है, और इसके बाद बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। और यह पूरी प्रक्रिया पौधों में लैंगिक जनन का भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, जिंक और कॉपर जैसी धातुओं को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विद्युत अपघटनी शोधन, प्रगलन, मिश्र धातु निर्माण या फिर भर्जन? आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए,
विद्युत अपघटनी शोधन। अशुद्ध धातुओं जैसे कि जिंक, कॉपर, इसको शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में विद्युत धारा का उपयोग करके धातु को उसके अयस्क या अशुद्ध रूप से अधिक शुद्ध किया जाता है। विद्युत अपघटनी शोधन में धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड के रूप में लिया जाता है। विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन विलयन में उस धातु का घुलनशील लवण होता है, जैसे कि जिंक सल्फेट या फिर कॉपर सल्फेट। तो आप सभी को पता है कि जिंक और कॉपर जैसी धातुओं का शोधन किस विधि से होता है, तो विद्युत अपघटन शोधन के द्वारा। और धातु शोधन की सबसे शुद्ध और वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो यही है विद्युत अपघटनी शोधन विधि। अगला प्रश्न देखें, तत्वों के प्रतीकों को लिखने का आईयूपीएसी नियम क्या है? विकल्प है आपका, दो अक्षरों के केस में दोनों अक्षर सदैव अपर केस अक्षरों में होते हैं। दूसरा विकल्प है, प्रतीकों को संख्यात्मक कूटों में लिखा जाता है। तीसरा विकल्प है, सदैव दो लोअर केस अक्षरों का उपयोग किया जाता है। और चौथा विकल्प है कि पहला अक्षर अपर केस तथा दूसरा जो है वो लोअर केस में होता है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प डी। दो अक्षरों के केस में पहला अक्षर अपर केस और दूसरा लोअर केस होता है। कैसे? तो आईयूपीएसी का फुल नेम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुपयुक्त रसायन संघ। तत्वों के प्रतीकों को लिखने के नियम को यह निर्धारित करता है। किसी तत्व के प्रतीक में जब दो अक्षरों के केस में बात हो रही है, तो पहला अक्षर अपर केस और दूसरा अक्षर लोअर केस होता है। एक अक्षर वाले तत्वों के प्रतीक हमेशा अपर केस अक्षर में लिखे जाते हैं, जैसे एच, सी, ओ, एन, एस, पी इत्यादि। ठीक है, तो प्रतीक तत्व के अंग्रेजी नाम या लैटिन नाम पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असमान रैखिक वेग को दर्शाता है? विकल्प है, एक सीधी रेखा में निश्चित गति से गतिमान एक पिंड, विरामावस्था से स्टार्ट होती हुई रेलगाड़ी, स्थिर गति से चल रही एक कार, या एक समान गति से लुढ़कती हुई गेंद। सही जवाब है आपका विकल्प बी, विरामावस्था से स्टार्ट होती हुई एक रेलगाड़ी। तो किसी पिंड का रैखिक वेग समय के साथ बदलता है, उसे हम असमान रैखिक वेग कहते हैं। यदि किसी पिंड का वेग बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, तो उसकी गति असमान होती है। जब पिंड समान समयांतराल में असमान दूरी तय करता है, तो वेग असमान होता है। तो विरामावस्था में स्टार्ट होती हुई रेलगाड़ी का वेग समय के साथ बढ़ता है, इसलिए इसका वेग क्या है? असमान है। अगला प्रश्न देखें, संवेग एक सदिश राशि है। इसका अर्थ है कि संवेग में दोनों होते हैं। क्या? द्रव्यमान और वेग, बल और त्वरण, परिमाण और दिशा, चाल और समय। तो आपको बताना है कि संवेग यदि एक सदिश राशि है तो उसमें क्या दोनों चीजें होती हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उसमें क्या होगा? परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। तो संवेग को द्रव्यमान m और v वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका सूत्र होता है P = mv। संवेग कैसी राशि है? तो एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग वस्तु के द्रव्यमान और उसकी गति पर निर्भर करता है। इसका एसआई मात्रक आपसे पूछा जाएगा तो क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखें, बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है कि यह 6 सदस्यीय चक्रीय कार्बन यौगिक है। दूसरा कथन है इसमें 3 एकल और 3 द्वि आबंध होते हैं। तीसरा कथन है आणविक सूत्र C6H14 है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो विकल्प ए, केवल ए और केवल बी। ठीक है, बेंजीन क्या है? एक 6 सदस्यीय चक्रीय कार्बन यौगिक है, जिसका आणविक सूत्र क्या होता है? C6H6। और यहाँ पर आपसे क्या दिया था? यहाँ दिया था C6H14। ठीक है, तो इसलिए तीसरा कथन जो है वो आपका गलत था। बेंजीन का आणविक सूत्र होता है C6H6।
बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बंधित होते हैं यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन युग्मन। प्रत्येक कार्बन परमाणु sp स्क्वायर संकर की अवस्था में होता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत में गायों को किस वैज्ञानिक स्पीशीज के नाम से वर्गीकृत किया जाता है? विकल्प है बॉस बुबेलिस, बॉस टॉरस, बॉस इंडिकस या बुबेलस बुबेलिस। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बॉस इंडिकस। ठीक है। भारत की गायों के वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस से वर्गीकृत किए जाते हैं। भारत की देसी नस्लें जैसे गिर नस्ल, साहिवाल नस्ल, थारपारकर, बॉस इंडिकस प्रजाति की होती हैं। तो आप सभी को याद रखना है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बॉस इंडिकस। और बॉस टॉरस जो है मुख्यतः यूरोप और शीतोष्ण क्षेत्रों की नस्लों में पाया जाता है। बॉस इंडिकस गायें गर्म जलवायु के अनुकूल बीमारी प्रतिरोधी और कम आहार में भी सक्षम होती हैं। भारतीय देसी नस्लों की गाय A2 प्रकार का दूध देती हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। बॉस इंडिकस प्रजाति की विशेषताएं कुबड़, लटकते कान, गर्मी सहनशीलता और टिकाऊपन। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों को एक बल्ब में प्रवाहित धारा को एमीटर से मापने के लिए कहता है। विद्यार्थियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? विकल्प है एमीटर को बल्ब के समानांतर क्रम में जोड़ें। दूसरा है एमीटर को सही ध्रुवता के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ें। तीसरा है एमीटर को विपरीत ध्रुवता से जोड़ें और चौथा विकल्प है एमीटर को बिना बैटरी के कनेक्ट करें। तो कौन सी सावधानी विद्यार्थी को बरतनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, एमीटर को सही ध्रुवता के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ें। एमीटर धारा की तीव्रता मापता है, इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि एमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। एमीटर को सही ध्रुवता के साथ जोड़ना चाहिए। यहाँ पे धनात्मक टर्मिनल को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ना चाहिए और एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए यह परिपथ में कम प्रतिरोध डालता है। गलत ध्रुवता से जोड़ने पर मीटर उल्टा रीडिंग दे सकता है यह या फिर उपकरण को नुकसान हो सकता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पीय भाग जनन में उसके प्राथमिक जैविक कार्य से सही सुमेलित है? विकल्प है बाह्य दल, इसमें बीजांडों का विकास, पुंकेसर परागकणों का निर्माण, दल मादा युग्मकों का निर्माण, स्त्रीकेसर परागकणों का आकर्षण। तो आपको बताना है कि कौन सा पुष्पीय भाग जनन में उसके प्राथमिक जैविक कार्य से सही सुमेलित यहाँ पर दिया गया है। सही जवाब है आपका विकल्प बी, पुंकेसर परागकणों का निर्माण। तो पुंकेसर क्या होता है? यह पुष्प का नर जनन भाग होता है जिसका मुख्य कार्य परागकणों का निर्माण करना। बाह्य दल पुष्प की बाहरी सुरक्षा करता है, बीजांड का विकास नहीं करता। दल का मुख्य कार्य है परागकों को आकर्षित करना, न कि मादा युग्मक का निर्माण करना। और स्त्री केसर जो है पुष्प का मादा जनन भाग है जिसमें बीजांड होते हैं और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। परागकण सूक्ष्म, हल्के और चिपचिपे होते हैं जो परागण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखें। एक बीकर में थोड़ी मात्रा में कॉपर सा ऑक्साइड लिया जाता है और उसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? कॉपर सल्फेट के लाल भूरे रंग के घोल का निर्माण, कॉपर क्लोराइड के नीले हरे रंग के घोल का निर्माण, कॉपर क्लोराइड के लाल भूरे रंग के घोल का निर्माण या क्यूप्रिक क्लोराइड के लाल भूरे रंग के घोल का निर्माण। सही जवाब विकल्प बी, कॉपर क्लोराइड के नीले हरे रंग के घोल का निर्माण। ठीक है। तो जब कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, एक बेसिक ऑक्साइड होता है, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक तनु अम्ल है जो धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। कॉपर ऑक्साइड प्लस 2s अभिक्रिया करके CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड प्लस H2O यानी कि जल बनता है। कॉपर क्लोराइड जल में घुलनशील है और नीले हरे रंग का घोल बनाता है
और यह एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखें, किसी दी अ, किसी दी गई तरंग के लिए यदि गति 3 गुनी और तरंगदैर्घ्य 3 गुना हो जाए तो आवृत्ति क्या होगी? विकल्प है 9 गुना, 1/3, समान या 3 गुना। तो सही जवाब विकल्प सी समान। तरंग की चाल v इक्वल टू क्या होता है? आवृत्ति f इंटू तरंगदैर्घ्य लैम्डा, यानी कि संबंध होता है v इक्वल टू f लैम्डा। तो यहाँ समझते हैं कि तरंग की चाल 3 गुना हो जाती है तो v डैश इक्वल टू कितना होगा? 3v। तरंग दैर्ध्य भी 3 गुना हो जाती है तो लैम्डा व डैश इक्वल टू 3 लैम्डा। सूत्र v इक्वल टू f लैम्डा लगाने पर क्या होगा? 3v इक्वल टू f डैश इंटू 3 लैम्डा। तो दोनों पक्षों में 3 लैम्डा से भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होगा? f डैश इक्वल टू f, यानी कि आवृत्ति क्या है? समान रहती है। अगला प्रश्न देखें, पशुओं में मुख्य परिवहन तंत्र कौन सा होता है? श्वसन तंत्र, परिसंचारी तंत्र, पेशी तंत्र या तंत्रिका तंत्र? सही जवाब है विकल्प बी, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र शरीर के सभी भागों में रक्त के माध्यम से वस्तुओं का परिवहन करता है। यह ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन आदि को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। हृदय, रक्त वाहिकाएं यानी कि धमनी, सीरा, कोशिकाएं परिसंचरण तंत्र के मुख्य अवयव होते हैं। हृदय क्या करता है? रक्त को पंप करता है। धमनियां हृदय से रक्त को शरीर के भाग तक ले जाती हैं। शिराएं शरीर के भागों से रक्त को हृदय तक ले आते हैं और केशिकाएं जो हैं धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ती है तथा पदार्थों का आदान प्रदान करती है। तो यहाँ पे आपको सभी के अलग अलग कार्य बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है? अभिकारकों का द्रव्यमान हमेशा नष्ट हो जाता है। अभिक्रिया में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा अधिक होता है। सही जवाब विकल्प बी, अभिक्रिया में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? एंटोनियो लेवोसियर ने। ठीक है, इन्होंने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। यह नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के न बनने या नष्ट होने को दर्शाता है। यह नियम रसायन विज्ञान की सभी अभिक्रियाओं का मूलभूत और सार्वभौमिक सिद्धांत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी पोषण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकल्प है, यह भोजन के लिए पूर्णतः अन्य जीवों पर निर्भर करता है। इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन बनाना शामिल होता है। इसमें अन्य जीवों से कार्बनिक यौगिकों का प्रत्यक्ष अवशोषण शामिल होता है। इसमें शरीर के बाहरी जटिल पदार्थों के पाचन की आवश्यकता होती है। तो सही जवाब विकल्प बी, इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन बनाना शामिल होता है। तो स्वपोषी पोषण क्या है? वह पोषण जिसमें जीव जो है स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन की बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पादप, शैवाल तथा कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? अनंत पर, आभासी, आवर्धित। दूसरा विकल्प है फोकस और ध्रुव के बीच आभासी और सीधा। तीसरा विकल्प है फोकस पर वास्तविक और छोटा। और चौथा विकल्प है स्वयं के वक्रता के केंद्र पर वास्तविक और समान आकार का। सही जवाब विकल्प डी, स्वयं के वक्रता के केंद्र पर वास्तविक और समान आकार का। अवतल दर्पण के मुख्य बिंदु ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र होते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है।
ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनता है। यह प्रकाश की किरणों के परावर्तन के नियम के अनुसार होता है। अगला प्रश्न, उदासीन लवण कब बनता है? विकल्प है कि जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरा विकल्प है कि जब दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा विकल्प है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। और चौथा विकल्प है कि जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। सही जवाब विकल्प डी, कि जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, और प्रबल अम्ल कौन कौन से, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, तथा प्रबल क्षार कौन कौन से हैं, NaOH, KOH, CaOH, टॉइस। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से केवल लवण और जल बनता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग नहीं है? विकल्प है, एक अनियमित ठोस का घनत्व निर्धारित करना, पनडुब्बी का तैरना और गोता लगाना, किसी तार का विद्युत प्रतिरोध मापना, द्रव में किसी पिंड पर उत्प्लावन बल की गणना करना। सही जवाब है विकल्प सी, किसी तार का विद्युत प्रतिरोध मापना। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो इसके अनुसार कोई पिंड जब किसी द्रव में आंशिक या फिर पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उस पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत का उपयोग द्रव में डूबे पिंड पर लगने वाले उत्प्लावन बल की गणना के लिए किया जाता है। इसका अनुप्रयोग एक अनियमित ठोस के घनत्व के निर्धारण में किया जाता है और इस सिद्धांत का उपयोग पनडुब्बी के तैरने और गोता लगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, आपका अंतिम प्रश्न है, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों के मापन हेतु गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते समय सभी माप कहाँ से लिए जाते हैं? वक्रता केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, मुख्य फोकस से या लेंस के ध्रुव से? सही जवाब है आपका विकल्प बी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। गोलीय दर्पण में सभी दूरियां उसके ध्रुव से मापी जाती हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस का प्रकाशिक केंद्र ही मूल बिंदु माना जाता है और यू वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है और v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होती है। आवर्धन m धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। f यानी कि फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है। ठीक है, तो आपके ये सभी प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।